नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी इकोनॉमिक्स पर। हम लेकर आए हैं एक और इकोनॉमिक्स का पेपर जो है हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर की लास्ट वैकेंसी 2017, जिसकी अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम हुई थी। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। आंसर की जो बोर्ड ने जारी की थी वो बताई जाएगी। जैसे कि आपको पता है इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट टाइम तक सब्जेक्ट का ओनली 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होता था। उसी टेस्ट का जो लास्ट वैकेंसी का टेस्ट था उसी का सॉल्यूशन होगा। और आपका इस बार 2024 की वैकेंसी में जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का है वो होने वाला है, वो ऐसे ही लेवल का आ सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में 80 टू 85 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के यानी कि सब्जेक्ट के आएंगे और अराउंड 10-15 क्वेश्चंस हरियाणा जीके या हरियाणा इकोनॉमी के आ सकते हैं। अभी 100% श्योरिटी नहीं है। साथ ही साथ हम देखेंगे इस वीडियो में जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको भी डिस्कस करने की कोशिश रहेगी। जो करंट के क्वेश्चंस आए हैं उस टाइम पे यानी कि 2020 में कोशिश करेंगे उनका आंसर आज के हिसाब से देने की। एंड तक ज़रूर देखें, एंड में एनालिसिस करेंगे पेपर का लेवल प्लस कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि आपका सिलेबस दिया हुआ है हरियाणा एचपीएससी की तरफ से 10 टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें देखेंगे कौन से टॉपिक में कितने क्वेश्चन आए हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। और एंड में अगर आपको सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, आप चाह रहे हैं कि केवल पीडीएफ मिल जाए, मैं अपने आप सोल्व कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और पीडीएफ पाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा चौधरी इकोनॉमिक्स विदाउट स्पेस, और उसका लिंक आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू। अभी चलते हैं सॉल्यूशन पे। ये है पहला क्वेश्चन। While calculating the gross value added, which of the following is excluded from gross domestic product in India? ये पूछ रहा है, पहला थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, फिर भी हम चलते हैं। इसमें जीवीए और जीडीपी का रिलेशन पूछ रहा है। जैसे होती है जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीए बेस प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि अगर जीवीए निकालना है तो जीडीपी से क्या हटाएं। जीडीपी से प्रोडक्ट टैक्स इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और प्रोडक्ट सब्सिडी प्लस की हो जाएगी। तो मेरे अनुसार प्रोडक्ट टैक्स आना चाहिए, तो उसमें ए होगा, लेकिन ओनली ए का सी ऑप्शन है, तो मेरे अनुसार ये सी होना चाहिए। दो ऑप्शन दे रखे हैं जिनको हम सही बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड। जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें फूड आइटम एंड फ्यूल आइटम दोनों ही नहीं होते हैं। इसमें डी आ जाएगा। कोर इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो कोर इन्फ्लेशन एक्सटेन ने 1981 में दी थी अवधारणा। आरबीआई के अनुसार कोर इन्फ्लेशन मापता है चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी। आरबीआई इसको यूज़ करती है मॉनेटरी पॉलिसी मेजर की सक्सेस को पता करने के लिए। कोर इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म ट्रेंड माना जाता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से ज़्यादा इफेक्ट होता है नॉर्मल इन्फ्लेशन के बजाय। इन द यूनियन बजट फॉर 2018-19 मैक्सिमम अलोकेशन वाज मेड फॉर। इसके दो ऑप्शन नीचे वाले में है। मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल एजुकेशन मिशन है। तो ये बजट का क्वेश्चन है। इस बार जो बजट आया है वो जुलाई 2024-25 में आया है, क्योंकि इलेक्शन ईयर था। पहले एंट्रीम बजट आया था फरवरी में, और अभी जुलाई में आया है मेन बजट। अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर एंड तक होता है या अगले साल के स्टार्टिंग में होता है तो आपको ये बजट ही पढ़ना है जुलाई वाला। मतलब एग्ज़ाम के 3-4 महीने के पहले तक में ज़्यादा करंट नहीं पूछा जाता, उसके बाद का ही पूछा जाता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाता है तो आई थिंक जुलाई वाला नहीं पूछा जाएगा। तो उस यूनियन बजट में एक ऑप्शन आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। उस स्कीम में सबसे ज़्यादा उस टाइम पे मनरेगा को हुआ था, और आज के टाइम में भी मनरेगा को ही सबसे ज़्यादा बजट अलोकेट हुआ है। आज के टाइम पे जुलाई वाले में मनरेगा को अलोकेट हुआ है 86,000 करोड़ रुपीज़, और प्रधानमंत्री आवास योजना को हुआ है 84,500 करोड़ रुपीज़। इसमें रूरल
प्लस अर्बन दोनों है। तो रूरल का है 54.5 के एंड ये है 30 के करोड़। नेशनल हेल्थ मिशन का है 29 के। जुलाई 2024 बजट की बता रहा हूँ। नेशनल एजुकेशन मिशन पीछे है, समग्र शिक्षा के नाम से अभी चल रहा है ये, और इसका है 37.5 के। नेक्स्ट में चलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक स्कीम एज एनविसेस्ड आर। तो सार्वजनिक बुनियादी आय है, उसमें क्या क्या होता है। सो पहले पता करते हैं सार्वजनिक बुनियादी आय क्या है। सो इन 2016-17 इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे रिकमेंडेड यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज ए सोशल वेलफेयर प्रपोजल टू रिड्यूस पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमने प्रपोज किया था ही। और अरुण जेटली जी ने इकोनॉमिक सर्वे में सजेस्ट किया था, और उनका कहना था कि 75% पॉपुलेशन को हम कुछ लमसम अमाउंट डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे ईयरली, पर सभी टाइप की सब्सिडी को हटा लिया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो डायरेक्ट लोगों को मिलेगा, प्लस लीकेज कम करने की कोशिश करेंगे, प्लस ऐसा होगा कि अपने को बहुत सारी स्कीम अलग अलग चलानी नहीं पड़ेंगी। सब्सिडी का बहुत सारा है ना पैसा अलग अलग जगह पे खर्च करना नहीं पड़ेगा, और बेनिफिशियरी भी आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। और इसका बेसिस जो जो अमाउंट बताई गई थी उस इकोनॉमिक सर्वे में, वो बताई गई थी 7620। 2016-17 इको सर्वे में बताया गया था कि 7,620 रुपये पर ईयर हर हाउस होल्ड के इंडिया के 75% लोगों को दिया जाएगा, एडल्ट्स को। और इसका बेसिस बताया गया था 2011-12 पॉवर्टी लाइन जो तेंदुलकर कमेटी ने बताई थी। और इसकी जो कंपोनेंट्स हैं बेसिक, उसमें है यूनिवर्सलिटी, यानी सबको मिलेगा, इसमें कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होगा। अनकंडीशनलिटी का मतलब है कि आपको पैसे दे दिए गए, सरकार ये नहीं बोलेगी कि आप इसको पोषक तत्व खाने में यूज करो या है ना पढ़ने में यूज करो। सरकार बोलेगी कि पैसे दे दिए हैं विदाउट एनी शर्त के, कुछ भी करो, आप दारू भी पी सकते हैं। और एजेंसी का मतलब है सरकार की तरफ से होगा, रेगुलर मिलेगी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह। और इसमें हो जाएंगे तीनों डी। इफ टू रिग्रेशन लाइन्स y on x, x on y cut each other at right angles, the two series are। सो दो अगर समाश्रेण रेखाएं हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटने का मतलब है ये 90 डिग्री। बस आ गई है। सो दो तीन टाइप के चार्ट हो सकते हैं। एक हो गया दो रेखाएं पैरेलल है, एक हो गया दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ी हुई हैं, दिख नहीं रही कि दो है कि एक है। एक हो सकता है ऐसे हो, एक हो सकता है ऐसे हो, एक हो सकता है परपेंडिकुलर हो। सो जब पैरेलल होंगी तो होगा परफेक्टली कोरिलेटेड। नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं कह सकते हम, दो लाइन केवल अपने को पैरेलल दिख रही हैं तो पता नहीं, हो सकता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड हो और परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड हो। और सेम जो ऊपर नीचे है तब भी यही बोलेंगे, परफेक्टली कोरिलेटेड बोलेंगे, नेगेटिवली पॉजिटिवली हम नहीं कह सकते। और अगर ऐसे हैं तो पॉजिटिवली मतलब हाईली कोरिलेटेड बोल देंगे। और अगर ऐसे जा रही है 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है एंगल तो लगेगा हाईली अनकोरिलेटेड, और 90 डिग्री पे कोई कोरिलेशन नहीं है, सो नॉट कोरिलेटेड। विच अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द फॉलोइंग फॉर्मूला। सो 6 में हो जाएगा लेस प्रेस। सो इंडेक्स नंबर का अपने को बेसिक 4-5 इंडेक्स लोगों ने दिए हुए हैं, उनको याद रखना है, एक दो क्वेश्चन इनसे आ जाता है। फिर साथ में चलते हैं। इन द टाइम सीरीज मॉडल टेक्निक ऑफ द मूविंग एवरेज MA इज यूज टू मेजर। सो मूविंग एवरेज क्या मेजर करता है। सो टाइम सीरीज का अपने UGC नेट में कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं हार्ड, वो भी इन पे पूछा जाता है कि कौन सा वाला क्या मेथड है, किसने दिया है या किस काम के लिए है, बस ये पूछा जाता है। तो टाइम सीरीज़ के अंदर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रटने की ज़रूरत है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी ज़्यादातर सिलेबस में ऐसे ही पूछा जाता है। तो रटने के लिए मैंने आपको एक दे दिया है चीज़, आप उसको आराम से रटें। तो इसके सॉल्यूशन में मैंने 3 चीज़ें दे दी हैं। सीजनल वेरिएशन जो होता है उसके लिए 4 मेथड हैं, ट्रेंड के लिए 4 मेथड हैं, और साइक्लिक वेरिएशन के लिए 3 मेथड है। तो इनको आप याद कर लीजिए। एग्जैक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है कि ट्रेंड का मेथड इनमें से कौन सा है,
3 ऑप्शन ये दे देगा, एक ये दे देगा। या आपसे पूछा जाएगा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या मापता है, ट्रेंड मापता है, सीजनल मापता है, साइक्लिक मापता है, क्या मापता है। सो यहाँ पे अपने को दे रखा है मूविंग एवरेज क्या मापता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मूविंग एवरेज यहाँ पे है, तो ये मापता है ट्रेंड, सो सेकुलर ट्रेंड। आगे चलते हैं। ए पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री शोज द, किसी देश की जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। सो जनसंख्या पिरामिड ये डेमोग्राफी का क्वेश्चन है। आपके डेमोग्राफिक टॉपिक भी दिया हुआ है हरियाणा में, जो सिलेबस जारी किया उसमें। ऑल्सो नोन एज एज सेक्स पिरामिड बोलते हैं इसको, एज स्ट्रक्चर पिरामिड भी बोलते हैं। और लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुआ था 4 अगस्त को, उसका उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि क्या नहीं होता है, कि एज सेक्स पिरामिड में क्या नहीं होता है। तो उसमें एक ऑप्शन था पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो वहाँ पे करेक्ट था, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती है। होता क्या है, तो इसमें होता है एज स्ट्रक्चर ऑफ मेल फीमेल, मतलब ओनली मेल का नहीं होता, ओनली फीमेल का नहीं होता, रूरल अर्बन कहीं नहीं होता, ये ऐसे होता है। यहाँ पे होगा उम्र 0 से 80 जा रही है और 5-5 साल के डब्बे बने होंगे। इधर सपोज मेल है, इधर फीमेल है, तो फीमेल के एब्सोल्यूट नंबर भी बोल सकते हैं कि भाई 5 करोड़ 5 करोड़ हैं ये, और परसेंटेज भी बता सकते हैं, जैसे 51% इधर है, 49% इधर है। फिर अगली 10 से 15 के बीच में ऐसे है, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ये पिरामिड, ऐसे कुछ करके फिर कम होता जाएगा। तो इसमें ए आ जाएगा। ग्रोथ इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया वाज मैक्सिमम इन विच ईयर। तो ये क्वेश्चन सर्वे का है, तो अपने को लेटेस्ट सर्वे पढ़ना है। डायरेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऐसे सर्च करके गूगल से कुछ भी पढ़ने का, नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करनी है। जो सर्वे के अंदर इस टाइप की चीज़ें दी हुई है, इंडस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर अगर कोई चार्ट दिया हुआ है 5 साल का पिछले का, तो उसमें देखें कि ऊपर नीचे कहाँ हो रहा है, किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि है, किस में सबसे कम है, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे वाला ही पढ़े। यहाँ के लिए अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बी है, बी था इसमें। Minimum support price for agriculture commodities in India are fixed after taking into account the recommendation of which of the following body। So मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय करता है, या नीति आयोग करता है, या कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। तो इसमें डी हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं क्या है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और 1985 में इसको ये नाम मिला था। और ये वाला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन था वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का था। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अलग से टॉपिक दे रखा है अपने सिलेबस में। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज। सो विविधीकरण में क्या होता है कि एक ही सारे गुदड़े एक ही आदमी पे नहीं डालते हैं। सपोज आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप उनको अलग अलग जेब में रखो, कोई जुराब में रखो, कोई कहाँ पे, तो आपको आपकी पॉकेट मारी जाएगी, तो आपके कुछ कुछ पैसे बच जाएंगे। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही देसी हो गया। हाँ, 11th में चलते हैं। इसमें आएगा इंक्रीज इन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता में वृद्धि, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न इन फेवर ऑफ हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, कि केवल ट्रेडिशनल खेती ही गेहूँ ज्वार बाजरा चावल बस यही नहीं करते रहो, कुछ कुछ बागवानी में भी जाओ, पुष्प में भी जाओ, तो यही होगा डाइवर्सिफिकेशन। और एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग लेबर, मतलब एग्रीकल्चर से दूसरी जगह गए तो फिर डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चर को छोड़ना हो गया। और कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर के साथ वाली इंडस्ट्री है, ना कि एग्रीकल्चर। एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। सो 2011 के सेंसस अभी तक इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन भी डेमोग्राफी का है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन से में कम है, कौन से में ज़्यादा है। यहाँ पे झारखंड हो जाएगा जो बिहार से अलग हुआ था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, अभी डायरेक्ट ही पॉइंट पे आ गए ये घूम फिर के। डेमोग्राफी अपना चैप्टर है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण। तो ये होता है लो बर्थ हाई डेथ रेट नहीं। 3 स्टेज होती हैं इसमें, 3 स्टेज की बात होती है। स्टार्टिंग में होता है हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट, ठीक है, हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। फिर आता है हाई बर्थ एंड लो डेथ, हाई बर्थ और लो डेथ। तो ये स्टार्टिंग में था 1900-1800 के आसपास।
तो पॉपुलेशन कम ही रहती थी, ज़्यादा जन्म होते थे और ज़्यादा मर जाते थे। किसी की जन्मते वक्त ही मौत हो गई, कोई 5 साल में कहीं डूब गया, कहीं कोई बीमारी हो गई। और उसके बाद ये आया जो कि इंडिया चाइना में बोल सकते हो, हाई बर्थ और लो डेथ। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेज इसमें बता रखी है लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, दोनों ही लो, बर्थ एंड डेथ दोनों ही लो। ये जापान में चल रहा है। तो बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, मर भी नहीं रहे और कोई जन्म भी नहीं रहा। तो 60-65 के ऊपर की बहुत जनसंख्या हो जा रही है। सो इसमें आ जाएगा बी, शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन ऑफ हाई हाई टू लो लो। ये फर्स्ट स्टेज थी और ये थर्ड। और इसको दिया था डब्ल्यू थॉम्पसन ने 1929 में, और साइंटिफिक प्रतिपादन नोटेंस्टीन ने दिया था। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द जनरल फर्टिलिटी रेट। सो जनरल फर्टिलिटी, फिर से डेमोग्राफी का ये एग्जैक्ट माप नहीं है, ये एक संभाव्य माप बोलते हैं इसको। किसी पर्टिकुलर वर्ष में सपोज 2024 में कितनी फर्टाइल एज की महिलाएं हैं, फर्टाइल एज यानी 15 से 44, और उसमें उस साल में कितने बच्चे पैदा हुए। तो पर हज़ार कितने बच्चे, पर हज़ार फर्टाइल महिलाओं में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आई थिंक उसको बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट। तो एक संभाव्य है, पोटेंशियल मेजर है, डायरेक्ट फर्टिलिटी नहीं बता रहा है, मतलब ऐसे नहीं है कुछ हज़ार होंगी कुछ उनमें से। ये एक प्रॉक्सी मेजर है। 1000 महिलाएं हैं, 18 भी नहीं, 15 से 44, लेकिन लीगल एज शादी की 18 कर रखी है और समाज इतना पिछड़ा है। तो 15 से 18 में तो बिल्कुल ही बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे ना, या हो सकता है 40 से 44 में बिल्कुल बच्चा पैदा हो नहीं रहे, तो उनको हटा दें। एग्जैक्ट माप कब आएगा कि भाई इतनी महिलाएं बच्चा पैदा करना चाहती हैं या वो ट्राई कर रही हैं, 500 महिलाएं और उनमें 20 बच्चे हो गए, तो वो तो हो जाएगा एग्जैक्ट मैप, एग्जैक्ट माप हो जाएगा। और संभाव्य माप क्या होगा कि भाई हम ऐसे तुक्का लगा रहे हैं कि इतनी महिलाएं हैं जो उस उम्र की हैं तब बच्चा हो सकता है और उतने बच्चे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिपिक्ट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ आपने देखा होगा कि हाई टू इंक्रीजिंग रेट होता है, फिर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। यहाँ तक बढ़ती हुई दर के साथ बढ़ रहा है और फिर यहाँ से बढ़ तो रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन घटती हुई दर के साथ। तो इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व होता है ये, और इसको एस कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, फिर 16वें में चलते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी इनहांस्ड बाई। सो भारतीय कृषि की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, सार्वजनिक निवेश किया जाए, लोग उसमें निवेश करें, उससे भी बढ़ जाएगा। और इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाए, बिल्कुल दोनों से बढ़ जाएगा। तो इसमें डी हो जाएगा। मेक इन इंडिया, ये ब्लैक कहाँ से आ गया भाई। मेक इन इंडिया कैंपेन एम्ड एट अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट टू मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वाज लॉन्च्ड ऑन। सो ये कब लॉन्च हुआ था। सो आई थिंक ये 2014 में लॉन्च हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे A B C D ऑप्शन थे, तो एक में 2014 था, यहाँ पे डेट दी हुई थी 2015 था, 2016 था, 2017 था। सो मेक इन इंडिया का लॉन्च का क्वेश्चन है। सो इसका आप डेट देख लेना खुद से, इजी क्वेश्चन है, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है। द वेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन ओल्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इतना इतना पहले वेट हुआ करता था, विच हैज़ नाउ बीन चेंज इन न्यू IIP। सो न्यू जो IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें जो बेस ईयर लिया जाता है 2011-12, उसमें 3 चीज़ें हैं, तो उनका एक वेटेज रहता है। तो इसमें 77.63 वेटेज दे रखा है। 18 का क्वेश्चन है। सो इसको CSO मेजर करती है और मंथली पब्लिश करती है। बेस ईयर अभी 2011-12 है। तो इसमें 3 टाइप की चीज़ें हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, जिसका वेट है 77.63%, और इसमें 80 चीज़ें आती हैं। फिर है माइनिंग, जिसमें 29 चीज़ें आती हैं, उनका वेट है 14.37%। और फिर है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें केवल एक ही चीज़ आती है और उसका वेट है 7.99%।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर सेंसस इज डन एट एन इंटरवल ऑफ। सो एग्रीकल्चर सेंसस जो सबसे पहली बार हुई थी वो 1970-71 में हुई थी, और अभी जो 11th एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया है वो अभी चल रही है। वो चल जानी चाहिए थी 2020 में, अगर आप देखो हर 5 साल में होती है। और अगर आप देखो 1970 से स्टार्ट हुई थी और 11वीं चल रही है, तो 2020 में स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अगस्त 2022 में स्टार्ट हुई, कोविड की वजह से लेट हो गई। और ये किसके द्वारा की जाती है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये 1970-71 में पहली बार स्टार्ट हुई थी, और अभी कौन सी चल रही है? 11th रनिंग। ठीक है। एज पर द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट रिलीज ऑन 31 अक्टूबर 2018, इंडियाज रैंक हैज़ इम्प्रूव टू 77। सो 2018 की आई थी ये रिपोर्ट, उसमें रैंक आई थी 77 और स्कोर आया था 67.23। स्कोर भी कई बार पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में देखे, 67.23 उस टाइम आया था। उसके बाद एक और रिपोर्ट आ चुकी है जो थी 2020 की रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडिया की रैंक चली गई है 63rd रैंक आ गई है इंडिया की अभी। तो लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा वो 63rd पे आएगा, और इसका स्कोर भी इम्प्रूव हो गया है, 71.0 स्कोर आ गया है 67.23 से। पब्लिक गुड क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, जो जनता के पास अवश्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 और 2 हो जाएगा इसमें, 21 में ए। तो नॉन एक्सक्लूडेबल का अगर हम मतलब समझें कि जिसमें पैसे ना लगें, एक्सक्लूडेबल वो होगा कि केवल जो पैसे देगा उसको मिलेगी, पैसे ना लगें। और नॉन राइवल जो हो गया कि जो ख़त्म ना हो, एक बंदा खा जाएगा तो दूसरे के लिए कम बचेगी, वो हो जाएगी राइवल गुड। फिर से ब्लैक आ गया, चलो कोई नहीं। विच फिनेंस कमीशन हैज़ यूज्ड फॉरेस्ट कवर एज ए क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन? सो 22 का क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी लिखा हुआ था और वो था 14th फिनेंस कमीशन, सी लिखा हुआ था 13th फिनेंस कमीशन। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 14th फिनेंस कमीशन। सो फिनेंस कमीशन, अभी 15th फिनेंस कमीशन का अध्यक्ष कौन है, कब से कब तक हुआ, क्राइटेरिया क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। और 16th का गठन भी हो चुका है। तो आरपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था 16th का, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 29 मई 2014 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि 16th फिनेंस कमीशन का क्या ड्यूरेशन है, कब से कब तक था। सो इसमें 14th फिनेंस कमीशन में पहली बार हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द स्टेट्स, कि भाई सरकार ने बोल दिया कि ये 300 करोड़ रुपए बांट दो, तो ये स्टेट्स को देने हैं 300 करोड़। ये तो हो गया वर्टिकल, कि सरकार से गया स्टेट्स में वर्टिकल। फिर स्टेट्स हैं ये 1 से लेके 29-30 तक, उनमें कैसे जाएगा, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए सबसे पहले फॉरेस्ट कवर का 14th फिनेंस कमीशन में हुआ था आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 23 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन? सो रिडक्शन इन द यूज ऑफ कैश इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में नकदी कम करें, सही है, जिससे पेटीएम को चांदी हो गई थी। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ डिजिटल मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ जी। एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस, सो ये इनडायरेक्ट मोटिव था डिमोनेटाइजेशन का, कि भाई कैश यूज़ करना बंद कर देंगे। दो टाइप के इकोनॉमी होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश चलता है पूरा, कैश कम कर देंगे तो लोग बैंक में अकाउंट खोलेंगे, यूपीआई से होगा, तो फॉर्मल इकोनॉमी थोड़ी फॉर्मलाइजेशन होगा, और जैसे फॉर्मलाइजेशन होता है तो लोग टैक्स देना भी शुरू करते हैं। और जीडीपी का डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं था, और तभी जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बहुत कम भी हुई थी उस टाइम पे। और वैसे मोदी जी के अकॉर्डिंग तो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन उस हिसाब से किया था कि काला धन वापस लाएंगे, तो उसके हिसाब से तो डिमोनेटाइजेशन फेल हुआ था ऑलमोस्ट। तो कौन सा नहीं है, नहीं में डी आ जाएगा। रैंक विच आर इम्प्लीमेंटिंग, बैंक विच आर इम्प्लीमेंटिंग द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम लिंक्ड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में तीनों टाइप की बैंकें, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय और सहकारी, यानी कॉमर्शियल, रीजनल और कोऑपरेटिव बैंक, तीनों इसका क्रियान्वित करती हैं। तो इसमें ए हो जाएगा। फिर चलते हैं 25 में। विच अमंग द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी? सो
पहले बात करते हैं कि क्या कमेटी थी, और ये 4 ऑप्शन है इसमें। कर्टेलमेंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को कम करना, मुद्रास्फीति को 4% तक रखना, एडिक्वेट लिक्विडिटी इन मनी एंड कैपिटल मार्केट, मुद्रा व पूंजी बाजार में पर्याप्त तरलता रहे उसकी व्यवस्था करें, और भारतीय एक्सचेंज रेट को भारतीय करेंसी को पेग करें। पेग का मतलब फिक्स होता है। तो इसमें से कौन सा कूट सही है? ठीक है। तो सबसे पहले बात करें उर्जित पटेल कमेटी की, तो 2013 में इस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी थी। ये कमेटी उस तात्कालिक गवर्नर जो थे रघुराम राजन, उन्होंने सेटअप की थी, और उर्जित पटेल नाम है और उसके अध्यक्ष उर्जित पटेल थे, और उसके बाद वो गवर्नर भी बने थे। रघुराम राजन के रिजाइन करने के बाद, जाने के बाद उर्जित पटेल गवर्नर भी बने थे आरबीआई के। और इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। और इसकी मुख्य 2 रिकमेंडेशन थी। वो थी कि एक तो इन्फ्लेशन, जो मुद्रास्फीति का हम माप करते हैं, मेजर करते हैं, वो सीपीआई के बेस पे होना चाहिए, ना कि डब्ल्यूपीआई के बेस पे। और इन्फ्लेशन को है कंट्रोल करना है, और उसका रेंज रहेगा 4 ± 2। 4 ± 2 यानी 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। 4 से 2 कम और 4 से 2 ज़्यादा। और सरकार ने कोशिश भी करी है, आरबीआई ने, इतने में रहने की। कोविड के आसपास थोड़ा बढ़ गया था, पर कोशिश करिए। तो इसमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना भी था, इन्फ्लेशन भी था, और लिक्विडिटी भी था। सो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। रिसेंटली ऑन 30 अगस्त 2019 गवर्नमेंट हैज़ प्रोनाउंस मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू 4, कि 10 बैंक से हमने 4 कर दी, तो 18 में से कितनी हुई? 6 कम कर दो, 12 हुई। तो जैसे SBBJ और वो बहुत सारी बैंक थी, SBBJ को SBI में कन्वर्ट कर दिया था, छोटी छोटी बैंकों का करके। अभी 12 बैंक बची हैं। इन विच ईयर सरप्लस ट्रांसफर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट वाज मैक्सिमम। सो होता क्या, रिजर्व बैंक अपने ऑपरेशन के थ्रू जो इकट्ठे पैसे कमाती है, तो उसके पास जो रिजर्व जो बचता है अधिक के, उसको हस्तांतरित किया जाता है भारतीय गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट को अपने जो बजट है उसमें उसके लिए लोन कम लेना पड़े, बाहर से लोन कम ले और आरबीआई ही ट्रांसफ़र कर दे। तो ये सबसे ज़्यादा 2018-19 में सबसे हाईएस्ट था उस टाइम में। इसके बाद इसको भी इंडिया ने ब्रेक कर दिया है। कब? सो मई 2024 में ही, करंट का क्वेश्चन है, में ही ये रिपोर्ट आई है कि ऑल टाइम हाई, ये सबसे हाईएस्ट था उस टाइम पे। उसके बाद का ऑल टाइम हाई सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ है 2,10,874 करोड़। कब हुआ था? फाइनेंशियल ईयर 2024 में आरबीआई की तरफ से बैंक को हुआ है, आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट को हुआ है। जनधन अकाउंट में क्या क्या फीचर हैं? जीरो बैलेंस अकाउंट होता है? जी होता है। स्टार्टिंग में यह था कि लाइफ कवर 30,000 जी था, और एक्सीडेंट कवर 1 लाख था। तो अभी के लिए आई थिंक दोनों ये 2-2 लाख कर दिए गए हैं। एक बार चेक कर लेना, 2 लाख हो गया है। इसमें ऐसा है कि 18 अगस्त आई थिंक कोई डेट है, 28 अगस्त 2018 के बाद जो अकाउंट खुले हैं उनमें रुपए कार्ड के थ्रू 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर हो गया है। तो इसमें डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया फाइनेंस देयर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मोस्टली बाई लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिलता है, मार्केट से बोरो करती हैं, एक्सटर्नल भी बोरोइंग करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है? तो सबसे ज़्यादा पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन आया है, सबसे ज़्यादा है मार्केट बोरोइंग। गुड्स विच आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया एट प्रेजेंट आर। सो जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जिसने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी थी टैक्स सिस्टम को, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को। सो इसमें पेट्रोलियम भी को भी पे जीएसटी नहीं लगता, एजुकेशन पर नहीं लगता, एग्रीकल्चर पर नहीं लगता। तो ये हो गया ऑल। फिर चलते हैं, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन WPI शोड नेगेटिव ट्रेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। सो ये पुराना क्वेश्चन है। सो अभी WPI नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी इन्फ्लेशन CPI पे कैलकुलेट हो रहा है। सो इस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है। उस टाइम पे इसका आंसर था बी। अभी इसका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है, और जो बनेगा इसका वो सर्वे से ही आएगा, तो सर्वे को पढ़ना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। से भुगतान संतुलन के मुद्रिक दृष्टिकोण में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इट व्यूज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज एन एसेंशियल मॉनेटरी फिनोमिनन। ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस डिमांड ऑफ मनी इन द नेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आर नॉट ऑटोमेटिकली करेक्टेड विथ लॉन्ग रन। सो इसमें सिंपली ये है कि एक मौद्रिक घटना है, ए हो जाएगा 32 में। When a nation imposes an import tariff, the nation's offer curve will be। तो जैसे आपने देखा होगा ऑफर कर्व, अगर ये इंडिया का है एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट क्या करेगी इंडिया, टेक्सटाइल। इस एक्सिस पे टेक्सटाइल है और इस पे कंप्यूटर है जो कि यूएस से एक्सपोर्ट कर रही है, यूएसए। सो इंडिया का ऑफर कर्व ऐसे बनता है, यूएसए का ऐसे बनेगा IND, और ये TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन होती है। और अगर इंडिया टैरिफ लगाती है, इंपोर्ट टैरिफ, तो इंडिया की दूर शिफ्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट एक्सिस से, शिफ्ट अवे फ्रॉम एक्सपोर्ट एक्सिस, ये हो जाएगा। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड तो इम्प्रूव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये TOT लाइन, लेकिन नुकसान क्या होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। पहले इतना इतना हो रहा था, अभी वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा इसमें। ए डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी करेक्टेड बाय। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्वेश्चन है, 3 टाइप के डिफिसिट करेक्शन मेजर होते हैं, 4 टाइप के। एक होता है ट्रेड पॉलिसी, जिसके अंदर आता है अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। या तो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दो, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट में भुगतान संतुलन में घाटा है तो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दो या इंपोर्ट को डाउन कर दो, वो आ जाएगा ट्रेड पॉलिसी के अंदर। दूसरा आता है एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर जो है रिड्यूस करना है, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस क्या करना है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और वो बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं और इम्पोर्टेड भी खरीद रहे हैं, बाहर की भी खरीद रहे हैं, तो इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्टेड कार्स खरीद रहे हैं, महंगी चीज़ें मंगा रहे हैं। तो टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होगी तो उसमें लोग कम खरीदेंगे। तो टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में ही आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से एक तो पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, खर्च करने के बजाय लोग सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट तो बाहर ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब बैंक में ज़्यादा मिल रहा है तो बैंक में जमा कराएंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधर जाएगा। वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इंडिया के कंपेरिजन में बाहर उनको सस्ता लोन मिल रहा है और इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इंडिया में वो इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में लोन लोगों को कम मिल रहा है, ज़्यादा महंगा मिल रहा है। और तीसरी है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन होता है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी होती है एक। और फोर्थ है एक्सचेंज कंट्रोल, कि RBI बोल दे कि मैं डॉलर किसी को दूंगी ही नहीं, केवल जो अच्छा काम या जो ढंग का कर रहे हैं उन्हीं को डॉलर मिलेगी, अदरवाइज डॉलर कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो ये 4 होता है, तो इसमें इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ड्यूरिंग 2018-19 इंडियाज एक्सपोर्ट्स वर लार्जेस्ट विथ विच कंट्री। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया किसके साथ कर रहा है, करंट की बात करें। एक होता है लार्जेस्ट इंपोर्ट किसके साथ कर रहा है। एक होता है दोनों, दोनों को क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर विथ लार्जेस्ट ट्रेड, तो जिसमें आ गया एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों। तो एक्सपोर्ट की बात करें, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया ने 2023-24 का डेटा मैं बता रहा हूँ, 2023-24 में क्या हुआ है, ये पुराना पूछ रखा है। सो इसका पहले आंसर दे देता हूँ, इसमें USA था। और एक्सपोर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट में इंडिया का US, UAE और नीदरलैंड्स है। तो नीदरलैंड एक तरह से बोल सकते हैं सरप्राइज टाइप है, लेकिन ये इसका लॉजिस्टिक और अंदर का बहुत अच्छा है, पोर्ट वोर्ट या जो भी जहाँ सामान जाता है, और एक यूरोप का गेटवे है। तो इंडिया अगर यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाहती है तो वो नीदरलैंड में करती है, पहले नीदरलैंड से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो US, UAE, नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। और इंपोर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट इंपोर्ट किस देश से करते हैं, तो वो हो गया चाइना। तो चाइना आपको पता ही होगा सारी चीज़ें इंडिया में डंप करता है। और रसिया, लॉकडाउन में रसिया यूक्रेन की लड़ाई में सबसे ज़्यादा तेल इंडिया ने रसिया का लिया और बाहर महंगा बेचा। और फिर UAE।
से इंपोर्ट करता है। और ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि आरपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि 2022-23 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया क्या कौन है। सो पहले इंडिया का यूएई था, बहुत पुराना, फिर चाइना आया, फिर यूएसए हुआ, फिर वापस अभी चाइना हो गया है। सो 2023-24 में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मतलब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट दोनों मिला के चाइना नंबर 1 पे है, फिर यूएस है और फिर यूएई है। और ये यूएसए था 2021-22 एंड 2022-23 में यूएस था। तो उससे पहले चाइना था और उससे पहले यूएई था। सो अभी करंट में अपने को चाइना, यूएस, यूएई देखना है। सो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये चेक कर लेना लेटेस्ट के हिसाब से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो आपको पता है 2, 3 होता है, तो ये हो जाएगा। मैं कैसे देखता हूँ, मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ, याद नहीं करता कुछ भी। यहाँ लिखता हूँ मीन, मीडियन, मोड, 2:1। तो इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि मीन माइनस मोड है, मीन माइनस मोड है, तो ये हो गया 3 दूरी है इसकी। और मीडियन, मीन माइनस मोड तो इसकी 3 दूरी है और मीडियन माइनस मोड इसकी 2 दूरी है। तो 3 से 3 कट गया, 2 = 2, तो ये सही हो गया। द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल बी 0 इफ कोवेरियंस एक्स वाई = 0। आपको पता है कि कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है, कोवेरियंस के टर्म में अगर हम देखें, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई के हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन, और कोरिलेशन एक्स वाई का ऐसे आता है। तो अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, यही पूछ रखा है क्वेश्चन में, डी हो जाएगा। ठीक है। ए गुड इंडेक्स नंबर इज वन विच सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, दोनों, तो इसमें आ जाएगा सी। तो अगर आपको एग्जांपल देना हो तो फिशर्स इंडेक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है, सी हो जाएगा इसमें। अब आते हैं 39 में सबसे बड़ा क्वेश्चन। सो एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसमें 6 लाल, 5 काली, 4 सफ़ेद गेंद है। एक व्यक्ति द्वारा 4 गेंद डिब्बे से निकाली जाती हैं। 4 निकालता है, कितनी गेंद है? 6, 5, 11, 4, 15 गेंदों में से 4 निकाली जाती है। प्रत्येक रंग की एक एक गेंद होने की प्रायिकता एटलीस्ट 1। अब जैसे हिंदी वाले में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इंग्लिश में साफ साफ लिखा है एटलीस्ट 1। तो आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इंग्लिश वाला क्या बोलना चाह रहा है। और आपके पेपर के स्टार्टिंग में ऐसा लिखा रहता है कि कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाएगा। अगर हिंदी में कोई गड़बड़ हुई या हिंदी की भाषा से कोई कन्फ्यूज होकर गलत क्वेश्चन कराया और आप फिर ऑब्जेक्शन डालोगे तो वो लिख के देंगे, भाई इंग्लिश वाले में तो हमने सही लिखा था, तुमने इंग्लिश वाला क्यों नहीं देखा। आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, जहाँ पे पहला पेज होगा उसमें लिखा रहेगा ये चीज़ साफ साफ। तो आपको हिंदी वाले में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिखा है एटलीस्ट 1 कि 4 निकालनी है, और एक एक तो कम से कम लाल, रेड, ब्लैक, वाइट होनी ही चाहिए। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आती तो बिना घबराए स्किप कर दो, तुक्का मारोगे हमेशा गलत ही होगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो आप लिखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ज़रूर इसका सॉल्यूशन आएगा। तो अभी हम देखते हैं, एक ब्लैंक पेज छोड़ा है मैंने, RBW 654, ठीक है, RBW 654, ये गेंद है। टोटल कितनी होगी? 5, 4, 9, 6, 15 होगी। सो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, उसमें पहले नीचे आता है टोटल तरीके और वांछित तरीके, या जो आपको एक्सपेक्टेड है वो तरीके। ठीक है, तो टोटल तरीके क्या होंगे? 15 में से अपने को 4 बॉल निकालनी है, 15C4, ये तो हो जाएंगे टोटल तरीके। 15C4 को कैसे निकालते हैं? 15 को कम करते जाएंगे 4 बार, 4 × 12, 12 कट गया, 2 से 7, 15 × 7 105, 105 13 × 5 65, 1365। तो टोटल तरीके तो 1365 हो गए। 15 में से 4 गेंदें निकालनी है। अगर 15 एक ही कलर की होती है और आपको 4 निकालनी होती है तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी 15 डायरेक्ट कितने तरीके से निकाल सकते हैं हम? 15C4 आता है, तो ये 1365 तरीके हो गए। अब वांछित तरीके क्या होंगे? अपने को क्या दिया हुआ है? RBW। सो एक एक होनी चाहिए, इसकी एक, इसकी एक, इसकी 2, टोटल 4 करनी है। इसकी एक, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, 1, 1। सो
टोटल 4 करनी है तो कितने तरीक़ों से हम 4 निकाल सकते हैं, जिसमें कम से कम एक गेंद हर कलर की होनी चाहिए। सो लाल की एक, ब्लैक की एक और वाइट की 2, लाल की एक, ब्लैक की 2, वाइट की एक, 2 1 1, मतलब टोटल 4 हो रहा है और कम से कम एक भी हो रहा है। सो ये तरीके हम निकाल के इनको जोड़ेंगे, क्योंकि और लगेगा यहाँ पे, और को हम जोड़ते हैं या अथवा, कि या तो ऐसे निकालेंगे तब 4 आ जाएंगी, सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, या ऐसे निकालें या ऐसे निकालें। और ये है एंड लगेगा इनके बीच में एंड लगेगा कि लाल की एक एंड, ब्लैक की एक एंड, वाइट की 2। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे अपने पास क्या है 6 5 4, इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे 6C1 इंटू 5C1 इंटू 4C2। इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, एंड है इसलिए मल्टीप्लाई होगा, और 6 में से 1 निकाला है, 5 में से 1, 4 में से 2, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, 2 गुना 1, 3 दूनी 6, 6 5 30, 180 आ जाएगा शायद। फिर दूसरे वाले का देखेंगे, यहाँ पे 6C1 मल्टीप्लाई बाई 5C2 इंटू 4C1, ऐसे ही हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4, 2 गुना 1 गुना 4, ये 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। फिर वापस 6C2 5C1 4C1, ठीक है। अगर इसको भी आप सोल्व करोगे ऐसे तो 6 इंटू 5, 2 इंटू 1, 5 इंटू 4, सो ये वाला भी 6C2 वाला 300 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको जोड़ के लिख दो, 180 प्लस 240 प्लस 300, यहाँ पे 300 लिख देना तो आ जाएगा अपना। इनको जोड़ोगे तो 720 बटा 1365, तो जो आएगा 0.5275। काफ़ी बड़ा था, वैसे ये छोड़ने लायक ही क्वेश्चन था अगर, लेकिन इजी है ओवरऑल पेपर, तो इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना कर दिया हो, जो जितना पहले थे उससे कम ही कंफ्यूज होंगे प्रोबेबिलिटी में। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ WTO है ये, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बर बॉक्स सब्सिडी। सो एम्बर बॉक्स 3 टाइप के बॉक्स होते हैं। 2017 के जनवरी के नेट PYQ का क्वेश्चन है, ये 3 टाइप के बॉक्स होते हैं। ग्रीन बॉक्स ट्रेड को प्रभावित नहीं करती है, प्राइस सपोर्ट नहीं आता इसमें, कोई लिमिट नहीं रखता WTO। और एम्बर बॉक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं ट्रेड को, सपोर्ट प्राइस एंड प्रोडक्शन रिलेटेड सब्सिडी आती हैं इसमें। और ब्लू बॉक्स वो होता है जिसमें एम्बर बॉक्स विथ लिमिट प्रोडक्शन, सो इसमें मिनिमम सपोर्ट एम्बर में आएगा, सब्सिडी आएगा दोनों टाइप का, और कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पेस्ट कंट्रोल ये नहीं आएगा, ठीक है। हु डेवलप द यूज ऑफ ट्रेड इंडिफरेंस कर्व इन द एनालिसिस ऑफ ट्रेड थ्योरी, तो ये JE मीड साहब ने किया था, और कब किया था 1952 में। सो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इनकी आपको पता होना चाहिए। नियर मुद्रा क्या है, निकट मुद्रा क्या है। 100% अगर लिक्विड होती तो इसको नियर मुद्रा नहीं मुद्रा ही कह देते, ठीक है। एसेट विच हैज़ नो स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, ऐसा नहीं है, मीडियम फंक्शन नहीं है। एसेट विच फुलफिल्स द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज ए शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस यानी थोड़े टाइम में, ठीक है। तो 100% लिक्विड होता तो मनी कहते उसको, ठीक है। जिसको तुरंत कन्वर्ट किया जा सके उसको नियर मनी या क्वासी मनी और कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, फॉरेन करेंसी, ट्रेजरी बिल्स, तुरंत बेच के हम पैसे में ला सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हो जाएगा D। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉल्ड एग्रीगेट मॉनेटरी रिजर्व ऑफ मनी पॉलिसी, सबसे इजी क्वेश्चन है, M3C ऑप्शन हो जाएगा। ये 2-3 बार पूछा गया है। अभी मैंने MPPSC का 4 अगस्त को 2024 को जो पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बहुत जगह पूछा जा चुका है, ठीक है। जल्दी जल्दी चलते हैं। अमंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया वी में इंक्लूड लार्ज स्केल पॉवर्टी, हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स, कि अधिक गरीबी की वजह से कुछ जन्म दर हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि भाई जितने ज़्यादा हम जन्मेंगे उतना ज़्यादा हाथ होंगे, उतना ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। गरीब अभिभावकों के बच्चों की उच्च मृत्यु दर,
उनको लग रहा है कि 2-3 तो ऐसे ही मर जाएंगे, कम से कम 6-7 तो पैदा करें। प्रिविलेंस ऑफ अंडर एज मैरिज, ये भी है कि अल्प आयु में विवाह हो रही है तो उनको फैमिली प्लानिंग का कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही बच्चे पैदा कर होने के बाद उनको पता चल रहा है ये कैसे हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा है 44 में हो जाएगा 1 2 3 डी। एडवर्स सेक्स रेशियो का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द ओवरकम ऑफ, परिणाम किसका है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसका परिणाम है। तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट भी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। इनका ऊपर नीचे होने से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट चेंज होती है। तो 45 में डी हो जाएगा। कि विवाह की वजह से अगर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन, ये माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन की नेचुरल ग्रोथ हो रही है, ऐसा कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। द हाईएस्ट एरिया अंडर इरीगेशन इज इन द स्टेट ऑफ, तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे सबसे ज़्यादा एरिया किस में, उत्तर प्रदेश में, तो इरीगेशन भी कहाँ होगा, सिंचित भी उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें, देखो उत्तर प्रदेश मान लो इतना बड़ा है और उसमें इतना एरिया सिंचित है, पंजाब इतना बड़ा है और उसमें बहुत ज़्यादा एरिया सिंचित है। परसेंटेज की बात करें तो पंजाब आएगा, और इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ए आएगा। 99% के आसपास पंजाब का एरिया सिंचित क्षेत्र में आता है। द मैक्सिमम एरिया अंडर क्रॉप्स इन इंडिया इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, भारत में किस फसल की बुआई सबसे ज़्यादा क्षेत्र में की जाती है। भाई भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा खाई जाती है, ओवरऑल देखेंगे तो राइस, तो बुआई भी राइस की ज़्यादा की जाती है। कौन से ईयर, भारत में किस वर्ष में शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम हाईएस्ट थी। तो ये सर्वे का क्वेश्चन है। सर्वे में क्या 4-5 पिछले सालों का भी दिया जाता है कि पहले कितनी थी रेट, अब कितनी है, तो उस टाइम का पुराना क्वेश्चन है जब बहुत अच्छी सबसे ज़्यादा परसेंट कांस्टेंट प्राइस पे पूछा गया है। बहुत अच्छी जब हुई थी ग्रोथ, वो थी 2015-16। तो अभी आप सर्वे में देखोगे तो 2020-21 का भी बताया जाएगा कि कोरोना में कम हुई थी, फिर बढ़ी थी, माइनस आई थिंक 5.6 थी, फिर 9.2 गई, फिर 7.3 गई, ऐसे कुछ था, 9.1 गई, 7.2 गई, 7.3 गई। एज ऑन 6 जून 2019 बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 6 जून की डेट का पूछ लिया। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछा जाता है और बहुत कम आने के चांस हैं, क्योंकि रेपो रेट ये हर 3 महीने, हर 6 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है और वो चेंज करती रहती है। तो कितने याद रखोगे। फिर भी करंट के मैं बता देता हूँ। करंट की अगर बात करें, अगस्त 2024 की रेपो रेट जो बीच वाली है वो थी 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35। तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट तो आरबीआई जो लोन देती है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, उस पर इतना इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन जो बैंक आरबीआई को लोन देते हैं तो आरबीआई ओबियसली कम देगा उनको, क्योंकि आरबीआई तो दादा ना सबका, वो ज़्यादा लोन, ज़्यादा इंटरेस्ट थोड़ी देगा, उससे कम देगा। तो इससे कम होगी हमेशा रिवर्स रेपो रेट इससे। और जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए होती है, वो थोड़ी सी 25 बेसिस पॉइंट जनरली ज़्यादा होती है। तो वो आई थिंक अभी के लिए 6.75% है, अगस्त 2024 की बता रहा हूँ। और उस टाइम पे इस क्वेश्चन में था बी। ठीक है, एज पर बजट एस्टिमेट सब्सिडी विल बी लाइकली द मैक्सिमम इन केस ऑफ फूड। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। तो करंट का है, जनरली फूड और फर्टिलाइज़र टॉप पे होते हैं और इसमें भी टॉप पे ही था। सो बजट आपको जुलाई वाला पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम लग रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। तो अगर एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास होता है तो आपको जुलाई वाला पढ़ना है। अगर अभी अक्टूबर में हो जा रहा है तो आपको अंतरिम बजट भी पढ़ना है और पुराना वाला भी बजट पढ़ना है। 2023 में आया था वो भी पढ़ना है, 2024 में फेब में आया था वो भी पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चौधरी इकोनॉमिक्स चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है अपना, इसका लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और अगर इस पेपर से आप, जो मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, उनमें आपको कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि मैंने गलत बता दिया, या आपको कोई और भी टाइप का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो क्या अच्छा नहीं लगा वो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब, अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।